नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। मध्य प्रदेश सरकार ने 4,21,032 करोड़ का अपना मेगा बजट पेश किया। मोहन सरकार के इस बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सर्वांगीण विकास के साथ ही जन कल्याण पर जितना फोकस रहा, सरकार ने पर्यटन, कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। यही वजह रही है कि मोहन सरकार बजट को डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने श्री कृष्ण और श्री राम की आस्था का बजट बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्ञान पर ध्यान के मंत्र पर मध्य प्रदेश का बजट रहा है। वित्त मंत्री ने बजट में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। महाकाल की तर्ज पर ओमकारेश्वर महालोक का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने श्री कृष्ण पाथेय योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया है। इसी तरह राम पथ गमन योजना में प्रभु श्री राम के वन गमन पथ अंचल का विकास और धार्मिक नगरी चित्रकूट का समग्र विकास किया जाएगा। इस योजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण पाथेय योजना का जिक्र मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई अवसरों पर कर चुकी हैं। बजट में इसका उल्लेख करते हुए बताया गया कि मध्य प्रदेश में जहां भी भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। श्री कृष्ण पाथेय और राम पथ गमन पथ पर आगे बढ़ेंगे। यही वजह है कि बजट में श्री कृष्ण पाथेय योजना के साथ ही श्री राम पथ गमन योजना के लिए भी समुचित राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि मोहन सरकार के बजट में फिर एक बार सरकार ने जनता पर बिना कोई कर लगाए बजट राशि को बढ़ाया है। ऐसे में ये बजट आने वाले वर्षों में समृद्ध मध्य प्रदेश के साथ विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। तो मोहन सरकार का बजट कल पेश हो गया है और बजट में जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, एक तरफ जहां ज्ञान पर केंद्रित रहा ये बजट, तो दूसरी तरफ पर्यटन और धार्मिक स्थलों को लेकर खास प्रावधान इस बजट में किए गए हैं और टूरिज्म को बढ़ावा लगातार सरकार दे रही है। हालांकि देश का हृदय है मध्य प्रदेश और पर्यटन के क्षेत्र में विश्व पटल पर एक अपनी अलग पहचान बनाई है मध्य प्रदेश ने। और अब मध्य प्रदेश को कैसे विकसित मध्य प्रदेश बनाना है, पर्यटन के क्षेत्र में कैसे लगातार सरकार को आगे बढ़ना है, इसको लेकर लगातार अब सरकार काम भी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से इस बजट पर हम देख पा रहे हैं, संस्कृति और धर्मस्व के क्षेत्र में 1610 करोड़ का प्रावधान किया गया है और महाकाल लोक की तर्ज पर ओमकारेश्वर लोक भी बनाया जाएगा। ये कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं इस बजट में, जो कि खास तौर पर हम देख पा रहे हैं। चित्रकूट जो कि धर्म नगरी है, उसको भी विकसित किया जाएगा और ये जो तमाम प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं बजट में, जो हम देख पा रहे हैं कि ये जो खास प्रावधान पर्यटन को लेकर किए गए हैं, इससे आगे जाके कितना लाभ मिलेगा, विपक्ष का क्या कुछ कहना है, इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी, इसको लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट हैं। बहुत स्वागत है वंदना जी आपका। इसके साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जी जुड़ गए हैं। साथ ही साथ कपिल होलकर जी अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले समर सिंह जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। बजट पेश किया गया, एक तरफ हम देख पा रहे हैं कि ज्ञान पर केंद्रित ये बजट रहा, दूसरी तरफ सरकार इसे आस्था का बजट भी बता रही है। बजट पर आपने जरूर निगाहें डाली ही होंगी। बजट में हम देख पा रहे हैं पर्यटन और धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। कैसे देखते हैं आप सरकार के इस प्रयास को? जी समर जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए ठीक है, समर जी का ऑडियो नहीं आ पा रहा, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कपिल जी हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल जी, अगर मोहन सरकार के बजट को देखें तो 4,21,032 करोड़ का ये बजट, जिसमें हम देख पा रहे हैं पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए, इसके साथ ही धार्मिक स्थलों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें कि ये बड़ा फैसला है कि टूरिज्म के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ ओमकारेश्वर लोक बनाया जाएगा महाकाल लोक की तर्ज पर। क्या लग रहा है आपको कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो कैसे मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से बढ़ेगी? चलिए ठीक है, कपिल जी से भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन देखिए जिस तरीके से मोहन सरकार का ये बजट सामने आया, 4,21,032 करोड़ का ये मेगा बजट पेश किया गया। लेकिन मोहन सरकार के इस बजट में हम देख पा रहे हैं ज्ञान के साथ ही पर्यटन पर भी विशेष जोर सरकार का रहा है। वंदना जी हमारे साथ बनी हुई है। वंदना जी, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं ये जो बजट रहा ज्ञान पर केंद्रित रहा, साथ ही साथ पर्यटन के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कुछ बड़ी घोषणाएं सरकार ने की है।
क्या लग रहा है कि बजट में तो हम देख पा रहे हैं कि आस्था का ये बजट आप लोग बता रहे हैं, धरातल पर कब तक देखने को मिलेगा? ये बजट का जो प्रारूप आपने तैयार किया, कितना बदलाव मध्य प्रदेश में आने वाले समय में देखने को मिलेगा? नमस्कार प्रशंसा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 नमस्कार प्रशंसा जी, नमस्कार कपिल जी, समर जी आपको भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो प्रशंसा जी, बड़ी प्रशंसा वाला ये बजट है। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करना चाहिए, माननीय वित्त मंत्री जी की प्रशंसा करना चाहिए कि उन्होंने आज हमारा जो बजट है वो देश के चौथे राज्य पर हम आकर खड़े हो गए हैं बजट के मामले में। तो आप देखिए, ये अपने आप में कितनी खुशी की बात है कि आज राजस्थान के बाद, महाराष्ट्र के बाद, बाकी राज्यों के बाद हम आते हैं और बजट के मामले में हम चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो स्वर्णिम विकास करने की हम बात करते हैं, उसकी ओर हम अग्रसर हैं और बड़ी गति के साथ आगे जा रहे हैं। एक जमाना था प्रशंसा जी, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2003 में, तब बजट का जो स्वरूप था वो 23,000 करोड़ का था। आज हमने उसे 4,21,000 करोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश किस प्रकार विकास की गति पर तेजी से आगे दौड़ रहा है। दूसरी चीज ये प्रशंसा जी कि देखिए, हमने ज्ञान की बात करी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का तो ध्यान रखा ही है। साथ ही साथ आप देखिए किस प्रकार से सांस्कृतिक अभ्युदय को लेकर कार्य हो रहा है, औद्योगिक विकास को लेकर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, 3 लाख रोजगार जनरेट करने की बात हो रही। तो जो बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा समझा जाता है और हमारे मध्य प्रदेश की एक समस्या भी है, उसका निदान करने की भी बात की गई है। आप देखिए किस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करी जा रही है। तो देखिए, सब एक प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश एक जमाना था, हमारे मध्य प्रदेश में क्योंकि मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, सड़क पानी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर वंदना जी, जिस तरीके से आप बता रही हैं, ये जो तमाम बदलाव अभी हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में भी तमाम अभिनव प्रयास सरकार कर रही है। लेकिन बजट को लेकर ही हम चर्चा कर रहे हैं। आप जो बात कह रही हैं, कांग्रेस इसको लेकर क्या कह रही है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। समर जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि एक तरफ जहां ज्ञान पर केंद्रित रहा मोहन सरकार का ये बजट, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान इस बजट में किए गए। आस्था का बजट सरकार इसे बता रही है। कांग्रेस इस आस्था के बजट को कैसे देखती है? क्योंकि पर्यटन, कला, संस्कृति के क्षेत्र में कई बड़ी घोषणाएं की है सरकार ने। चाहिए रोजगार, लोगों को चाहिए 2 वक्त की रोटी, और ये यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है वो सिर्फ ज्ञान दे रही है। जहाँ तक की बात हमारी बहन कह रही थी कि जो कांग्रेस के टाइम पे जो बजट था वो कितना हुआ करता था, तो जो आजादी के समय जो बजट था वो, तो आप पीछे जाकर, और दुनिया की कोई ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है जिसके अंदर जो बजट है वो पिछली बार के बजट से कम हो, अनटिल अनलेस वहाँ पर कोई युद्ध या इस प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जहाँ तक की बात भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं करूँ यहाँ पर, और इनके पिछले बजट 2023 से 23-24 के बजट की मैं करूँ, तो इसके अंदर इन्होंने सिर्फ वाहवाही लूटने का काम किया है। क्योंकि ये बड़े बड़े आंकड़े बजट के दे देते हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन है जो 50-60% भी नहीं हो पाता है। बताना चाहूंगा मैं आपको कि जो पिछला बजट था वो 3,85 लाख करोड़ का था, उसके अंदर जो यूटिलाइज हुआ है वो 2,38,000 करोड़ रुपए है। तो आप देखिए वो बाकी का जो डिफरेंस है, वो जो लोगों तक वो चीज पहुंच नहीं पाई है। तो क्या मतलब इस प्रकार के बजट का, जब हम लोगों तक वो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक आप सुविधा को पहुंचा ना पाए। और इसके अंदर बता दो कौन कौन से राज्य, कौन कौन से जो विभाग है वो आते हैं। आदिवासी विभाग जो है, पंचायत विभाग है, जल संसाधन है, अनुसूचित जाति जनजाति है और शहरी विकास विभाग। इसके अंदर 50% जो है राशि वो उपयोग भी नहीं हो पाई है। अंदर आपको 55,000 करोड़ का जो है व्यय करना था बजट के हिसाब से, और उसमें केंद्र का आने वाला था 37,000 करोड़ रुपए, लेकिन आया कितना 19,000 करोड़ है। तो कुल मिला के बाद डबल इंजन की सरकार नहीं है, डबल धोखे की सरकार है। और यहाँ पर ये हम नहीं कहते हैं, ये अगर केक की रिपोर्ट आप उठा के देखेंगे, जिसके अंदर स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट जो है केक की, उसके चैप्टर 23 में लिखा हुआ है कि जो इनका पुअर मैनेजमेंट है, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट जो है पुअर है मध्य प्रदेश का। और ये जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या उनके मुख्यमंत्री के कई भाषण सुनोगे तो आपको है मध्य प्रदेश जो है वो बहुत ही ज्यादा विकसित दिखता है। चलिए ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं, वंदना जी आप बताइए क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर की जो बात समझ ही कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन की बात इनकी ओर से की जा रही है कि बजट में प्रावधान तो कर दिए जाते हैं लेकिन उस राशि का उपयोग ही नहीं होता है, अलग अलग विभागों का लेखा जोखा तक लेकर आए।
देखिए प्रशंसा जी, मैंने तो कांग्रेस से तुलना नहीं की थी। मैंने मध्य प्रदेश के विकास की बात करी थी और ऑन अ पॉजिटिव नोट ये बात रखी थी। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ। मुझे भी पता है उस जमाने में मध्य प्रदेश की जनसंख्या क्या थी, आज जनसंख्या क्या है। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि मध्य प्रदेश किस प्रकार से विकास करो। और देखिए जिस प्रकार से समझिए आंकड़े पेश कर रहे हैं, मैं भी एक आंकड़ों की फेयरनेस लेके बैठ जाऊंगी, लेकिन आम जनता को समझ में आते हैं आउटकम्स। आप देखिए पर कैपिटा इनकम हमने इंक्रीज करी है 9% पिछले साल के मुकाबले। 1,37,000 से हम 1,52,000 पर आ गए हैं और औसतन जो है 70,000 पर मेंटेन किया हुआ है। जो ग्रोथ रेट है, हमारा आर्थिक सर्वेक्षण था उसमें आपने देखा था ग्रोथ रेट 11.6% आया था। आप आज देखिए कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में आउटकम्स की जब हम बात करते हैं तो आउटकम्स को देखा जाता है कि धरातल पर क्या कार्य हुआ है। धरातल पर आप देखिए द्रोण दीदी, लखपति दीदी के रूप में हम महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हें स्वावलंबी बनाने का कार्य कर रहे हैं। और जो बहुत ही गरीब तबके की महिलाएं हैं जिनके पास रोजमर्रा के खर्चे के लिए पैसे नहीं है, उन्हें लाडली बहना जैसी योजनाएं देकर उनका जीवन स्तर सुधारने का कार्य कर रहे हैं। स्व सहायता समूह, MSME, स्टार्टअप पे हम काम कर रहे हैं। प्रशंसा जी आपको एक बात बता दूं, एक वैश्विक सर्वे की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि अमेरिका के बाद इंडिया वो कंट्री है दूसरे नंबर पर जहां पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप फंडिंग महिलाओं के नाम पर होती है। 7,000 स्टार्टअप महिलाओं के नाम से एक्टिव स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। तो देखिए महिला सशक्तिकरण, मैं मानती हूँ कि किसी देश के सशक्तिकरण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी नहीं, ठीक है वंदना जी, ये बात आप ठीक कह रही हैं। ठीक है, तमाम योजनाएं सरकार चला रही है, महिलाओं के लिए भी अगर हम बात कर ले, इम्प्लीमेंटेशन की यहाँ पर बात हो रही है। आपके पास में लौटूंगी, कपिल जी बने हुए हमारे साथ। कपिल जी, आप कैसे देखते हैं इस बजट को? क्योंकि एक तरफ जहाँ ज्ञान पर केंद्रित रहा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो पर्यटन, कला और संस्कृति के क्षेत्र में बड़े ऐलान किए हैं सरकार ने। टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, धार्मिक स्थलों को बढ़ावा मिलता है, तो रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं। इससे मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कितने तेजी से आगे बढ़ेगी? क्या बदलाव आने वाले समय में इस बजट के जरिए और ये जो बड़ी घोषणाएं हैं इससे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगी? क्या लगता है आपको? आपने मुझे बुलाया तो कहता है कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म की अपार संभावना है, चाहे वो नैसर्गिक पर्यटन हो या स्पिरिचुअल टूरिज्म हो। सवाल ये है कि सरकार इसको अमली जामा कैसे पहनाती है। कोई भी, अगर आप देखें महाकाल लोक का निर्माण किया, एक बहुत अच्छी इकोनॉमिक बूस्ट हुई वहाँ उस आसपास के प्रदेश शहरों की, और खासकर इंदौर के आसपास जो काफी इकोनॉमी में ग्रोथ मिली। तो ये तो जो सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है, ऑब्वियसली इसमें रोजगार का सृजन होता है, सब कुछ होता है। पर साथ ही साथ आपको जो सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करी, जो प्रयास सरकार का ना भी सराहनीय प्रयास रहा, जहाँ पे इन्होंने निवेशकों को बुला के ले जाने का प्रयास किया, ये सब अपनी जगह सही है। बट इसके साथ साथ जो चिंता का विषय है वो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं। आपका जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ओवरऑल बजट एक्सपेंडिचर्स में एक बहुत बड़ा परसेंटेज आपका लोक लुभावनी योजनाओं के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स पे जा रहा है। आप लोन ले रहे हैं, अगले वर्ष वित्त वर्ष में ये 4.99 लाख करोड़ का आपका लोन बुक हो जाएगा। आपके प्रदेश के हर व्यक्ति पे 60,000 रुपए का भार है ऋण का। अब ये जो आप पैसा उधार ले रहे हैं, देखिए उधार लेना कोई खराब नहीं है, इसको हमें कभी खराब नहीं मानना चाहिए। उधार लेके उसको क्रिएटिव या कुछ मैन्युफैक्चरिंग के लिए या कहीं रोजगार सृजन के लिए अगर सरकार लगाएगी तो वो सराहनीय कदम माना जाएगा। वहां से फिर अपने आप, जैसे अभी आपके यहाँ पे वंदना ने बात करी, पर कैपिटा इनकम बढ़ने की बात करी, तो उसको हमें और तेजी से बढ़ाना होगा। कपिल जी, जीडीपी की भी बात वो कर रही थी पर कैपिटा इनकम के साथ। जी जी, तो हमें ये समझना होगा कि किसी भी प्रदेश के खुशहाली के लिए वहाँ के व्यक्तियों की, वहाँ के बाशिंदों की आय बढ़ना जरूरी है, और आय बढ़ाने के लिए आपको स्थायी रोजगार मुहैया कराने होंगे। स्थायी रोजगार मुहैया कराने के दो तरीके होते हैं, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाइए या पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा दीजिए। तो दोनों ही प्रयास सरकार करती दिख रही है। ये सरकार नए फ्लेवर के साथ है। अब
ये समय बताएगा कि इम्प्लीमेंट कितना होता चलिए है। ठीक है, आप क्योंकि इम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, वंदना जी से जान लेते हैं। वंदना जी, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगी आप? एक्सपेंडिचर की जो बात हो रही है कि लगातार कर्ज लेकर काम किए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है, ये कपिल जी भी कह रहे हैं, समर जी की तरफ से भी यही आरोप लगाए जा रहे हैं। कैसे इन सब चीजों में काम करेगी बेहतर तरीके से सरकार? क्योंकि ठीक है, बजट में करोड़ों का प्रावधान कर दिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन भी तो एक बड़ी समस्या है कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा और इतना पैसा कहाँ से आएगा? बिल्कुल प्रशंसा जी, जिस प्रकार से माननीय कपिल जी ने कहा, आपने भी कहा, कपिल जी की बात को ही मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी, पर एक बात और बताना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बातों को काउंटर करना भी जरूरी है। जनता में भ्रम फैलाने का कार्य कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से करती है। जब कांग्रेस पार्टी का 23,000 करोड़ का बजट हुआ करता था, तब आपको पता है प्रशंसा जी, मध्य प्रदेश ने कितना कर्ज लिया था? 27,000 करोड़ का कर्ज। तो बजट से ज्यादा कर्ज ये लोग लेते थे और आज हम पर इल्जाम लगाते हैं। और जिन राज्यों में इनकी सरकार है, वहां भी ये कर्ज लेकर देखिए, जनहितैषी योजनाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए हर राज्य कर्ज लेता है और उस कर्ज को चुकाने की कुव्वत होनी चाहिए। आज अमेरिका जैसी कंट्री भी वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर ही डेवलपमेंट के कार्य कर रही है। जिस प्रकार से कपिल जी ने कहा, देखिए, एक तो टूरिज्म एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे हम अपने प्रदेश में लोगों की आय बढ़ा सकते हैं, बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। साथ ही साथ जीआईएस और स्पेशली जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए थे प्रशंसा थी, जो छोटे छोटे जिलों को चिन्हित किया गया था और वहां उद्योग लगाने की बात करी जा रही है, वो अपने आप में आप देखिएगा एक मील का पत्थर साबित होंगे, क्योंकि जब छोटे जिलों में औद्योगिक विकास होगा तो अपने आप रोजगार लगेगा, रोजगार के नए साधन सृजन होंगे। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कपिल जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, देखिए, एक्सपेंडिचर, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि सरकार कर्ज लेती है, पर वो फ्री बीज में नहीं जाना चाहिए। वो कर्ज इस प्रकार से यूटिलाइज होना चाहिए कि हम उसे रिटर्न करने की कैपेसिटी भी रखें। तो देखिए, अगर लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रश्न चिन्ह लगाती, तो कांग्रेस पार्टी जिस राज्य में है नहीं, वंदना जी, आपकी बात में एक और बात ऐड ऑन करना चाहूंगी। वो तो ये भी कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना आप लाए, आपने राशि बढ़ाने का वादा किया था, वादा खिलाफी कर दी। इसका मतलब ये है कि आप उतने ही पैसे इसलिए कर पाए हैं, अभी राशि इसलिए नहीं बढ़ाई क्योंकि कर्ज में डूबी हुई है सरकार। ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जीतू पटवारी तक ये कह रहे हैं। प्रशंसा जी, कांग्रेस पार्टी बीजेपी पे प्रश्न चिन्ह लगाए, इससे पहले मैं इनके सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, एक्सपेंडिचर की जब बात कर रहे हैं, फ्री बीज की बात करें, तो फ्री भी वो कहलाता है कि हम फ्री का पानी, फ्री की बिजली उन लोगों को भी दे रहे हैं, उनको भी मुहैया करा रहे हैं जिनके उनकी जरूरत नहीं है, जो उसके लिए पे कर सकते हैं। लेकिन ये जो जन कल्याणकारी योजना है, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, इससे हमने लिंगानुपात को घटाया है। लाडली बहना से योजना से हमें कहीं ना कहीं गरीब तबके की महिलाओं को कुछ हद तक सहायता देने की कोशिश कर रही है। और चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी प्रशंसा जी, हमने जो बहनें हैं, आपने देखा 1,35,000 का 1,27,000 पर लाडली बहनाएं आ गई हैं। उसमें से बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो स्व सहायता समूह के माध्यम से, द्रोण दीदी के माध्यम से, लखपति दीदी के माध्यम से आज रोजगार पा चुकी हैं और रोजगार का सृजन हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब हम इस तरह की योजनाएं चलाते हैं, लखपति दीदी, ये स्व सहायता समूह, एमएसएमई और प्रकार की योजनाएं, तो इससे हमारा नहीं, ठीक है वंदना जी, आपका बजट पेश हुआ था तो जीतू पटवारी ने एक ट्वीट भी किया था। ट्वीट में उन्होंने ये कहा था कि लगातार आप लोग महिलाओं को नौकरी देने की जो बात कर रहे हैं, SC ST वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको जो नौकरी दी गई है, आरक्षण की बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ा उन्होंने बताया था 2021 का और 2024 का, और कहा था कि ये जो संख्या है नौकरी देने की वो घटी है और महिलाओं को नौकरियां नहीं मिल रही। इस पर भी आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन समर जी, सुना आपने वंदना जी को, क्या आप कहेंगे? कर्ज की बात आप लोग लगातार कह रहे हैं, लेकिन कर्ज तो जिस राज्यों में आपकी सरकार है वहां पर भी आप लोग कर्ज लेकर काम कर रहे हैं, तो कर्ज एक्सपेंडिचर अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ठीक है हम कर्ज ले रहे हैं तो रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि कांग्रेस पार्टी की जहाँ सरकार है वहां पर हम लोग कर्ज ले रहे हैं, तो वहाँ की GDP देख लीजिए, वहां पर कर्नाटक में आप जाके देख लीजिए कि मेट्रो सिटीज है और वहां पर किस प्रकार से हमने ग्रोथ की है, वहां के लोगों की क्या रेवेन्यू वो लोग जनरेट कर रहे हैं, वहां पर पर कैपिटा इनकम क्या है, वो आप खुद जाके देख लीजिए, फिर आप बताइएगा कि अपना प्रकार सही है गलत किया। दूसरा प्रश्न जो जवाब मैं देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की जनता के पैसों को इवेंटों में लगाकर अपना नाम चमकाने का काम कर रही, वाहवाही लूट रही है। दूसरी बात, पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा जा रहा है आधारभूत संरचना पे, रोड हो गए, ब्रिज हो गए। अब देखिए, रोड और ब्रिज पे अगर पैसा लगेगा तो उसमें भ्रष्टाचार होगा, तो थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्रियों के पास में आएगा।
लेकिन जो पैसा किसानों को मिलना चाहिए था उससे आप रोडें बना रहे हैं। रोड किसके लिए बना रहे हैं? कौन जाएगा उस रोड पर? अरे कोई रोजगार होगा तो आदमी गाड़ी उठाकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट रोड के माध्यम से नौकरी करने जाएगा। जब नौकरी नहीं तो रोड की आवश्यकता क्या है? ये लोग क्या कर रहे हैं कि इस प्रकार से भ्रष्टाचार फैलाने का काम कर रहे हैं। लाडली बहना योजना पे मुझे बोलने दीजिए। लाडली बहना योजना पे इन्होंने क्या करा कि पैरों को काट कर जो है बैसाखी देने का काम करा है। आप देखिए कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, उसके बाद में जो है 1200 रुपए देकर ये अपने आप को वो ये कह रहे हैं ना क्या कि हमने दर्शाना कोई चाहते हैं, टैक्स वो भी नहीं प्रश्न यहाँ लगाया, पर है। महंगाई बढ़ गई है तो कोई टैक्स भी नहीं टैक्स लगाने की मैडम टैक्स लगाने की जगह कहाँ बची है? 50% तो वैसे ही टैक्स जा रहा है। आप जाके देख लीजिए, अगर आप आपकी सैलरी के अंदर से जो आपका डिडक्शन हो रहा है इनकम टैक्स का, उसके बाद में आप जो रोजमर्रा का सामान खरीद रहे हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आप टैक्स दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, वो सब आप देखेंगे तो 50। प्रशंसा जी, अरे नहीं प्रशंसा जी, बात मेरी पूरी होने दीजिए। तो जो टैक्स लगा रहा है नहीं तो एहसान भी नहीं करा है, क्योंकि टैक्स लगाने की जगह ही नहीं बची। आप खुद भी अगर आपकी सैलरी को कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तीसरी बात आपको बताना, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के माध्यम से ये कह रहे थे कि रोजगार आएंगे। जो रोजगार पिछले 20 साल में यहाँ 6 ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो चुकी है। यहाँ पर आपने कहा था कि करोड़ों रोजगार आएंगे, करोड़ों रुपए का जो निवेश होगा, निवेश के नाम पर शून्य है। और इसकी असलियत कब खुल गई? जब मध्य प्रदेश के अंदर जिस दिन इन्वेस्टर मीट हो रही थी, उस शाम को इन्वेस्टरों ने जो थालियां लूटी है खाने की, उससे इनके इन्वेस्टरों की असलियत सामने आ गई है। कुछ चैनलों ने दिखाया, कुछ चैनलों ने नहीं दिखाया। तो हम तो पहले भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं। ठीक है, आपके आरोपों का जवाब लेंगे। कपिल जी हमारे साथ बने हुए। कपिल जी, हम देख पा रहे हैं ओमकारेश्वर लोक का निर्माण होगा। श्री कृष्ण पाथी योजना के लिए अलग से 10 करोड़ रुपए, राम पथ गमन योजना के लिए 30 करोड़। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात सरकार करती है, लेकिन धार्मिक स्थलों का अगर कायाकल्प किया जाता है सरकार की तरफ से, तो जो आसपास के जिले हैं, चाहे चित्रकूट की हम बात कर ले, ओमकारेश्वर की बात कर ले, उज्जैन, यहाँ पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो इकोनॉमी किस हिसाब से बूस्ट होगी? हालांकि कुछ चैलेंजेस भी हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, आप किसी भी धार्मिक क्षेत्र का विकास करेंगे और तो वहां पे लोग जाएंगे, उन स्थलों का आवागमन सुगम होगा। और ये आज की सरकार नहीं कर रही है, आदिकाल से चला आ रहा है। आप पुराने वक्त में राजा महाराजाओं को देखें तो वो रोजगार मुहैया कराने के लिए मंदिरों का निर्माण कर देते, उस जगह की प्रसिद्धि करवाते थे कि आसपास का रोजगार। अगर आप हिस्टोरी पे जाके पढ़े, मैं बहुत पुरानी बातें कर रहा हूँ आपसे, बट वास्तविकता को समझने की जरूरत है कि हम भारत देश में रहते हैं जहाँ पे सभी धर्म संप्रदाय के लोग हैं और सभी धर्मों की आस्था के अपने अपने केंद्र हैं। और उनका अगर विकास होता है तो वहाँ पे अपने आप डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे जमीनों की कीमतें बढ़ती है, वहाँ रोजगार उत्पन्न होता है, वहाँ छोटे मोटे रोजगार मिलते हैं। तो ये तो अपनी जगह है ही, इसके लिए आप इसमें कोई प्रश्न तो है ही नहीं कि वहाँ रोजगार उत्पन्न नहीं हो सकते। मेरा यहाँ पे बस एक ही प्रश्न जो हमेशा रहता है, यहाँ पे जो मैं सरकार के सामने भी जब अपना पक्ष रखता हूँ, कभी मौका मिलता है, मैं एक ही चीज कहता हूँ कि कॉस्ट इफेक्टिविटी क्या है। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें, जैसे महाकाल लोक का निर्माण किया गया, बहुत अच्छा निर्णय रहा है सरकार का और उसका आउटकम हम देख भी रहे हैं, उज्जैन के आसपास का जो विकास देख रहे हैं। बट आपको केवल एक चीज को डेवलप करके नहीं चलेगा, आपको साथ ही साथ जो आप पूंजी ले रहे हैं और जो ब्याज चुका रहे हैं उस पर आपने अपने प्रदेश के लोगों के लिए कितनी सुविधाएं मुहैया करें और उनका आउटकम क्या रहा। चलिए ठीक है, ठीक है। आप जो कह रहे हैं आउटकम आने वाले समय में कितना दिखाई देते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना कैसे साकार होती है। जी समर जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हमें धार्मिक पर्यटन को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि माइनिंग और पर्यटन के अलावा मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक वो चीजें नहीं आ पाई है जो कि रोजगार मुहैया करा सके। तो ये हमारी मजबूरी भी है और ये बीजेपी तो ये कह रही है ना, महाकाल लोक आप देख लीजिए, लाखों करोड़ों श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं वही बताना चाहता हूँ, महाकाल लोक से पहले इसका नाम महाकाल वन था। ये जो परिकल्पना आज साकार हुई है कांग्रेस के कार्यकाल में, और कमलनाथ जी से भी पहले दिग्विजय सिंह 1996 के अंदर पहली बार महाकाल वन के नाम से ये प्रकाशित हुआ था यहाँ के अखबारों में। किस प्रकार का महाकाल वन बनाया जाएगा, इतना बड़ा एरिया रहेगा, उसके अंदर अन्य चीजें रहेंगी। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि आपका आइडिया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट बीजेपी ने कर दिया। कांग्रेस पार्टी का आइडिया था। नहीं ठीक है, प्रदेश की जनता को उसका अगर फायदा मिल रहा है तो अच्छी बात है। ये हमको लगा कि हमने जो वहां पर उसका परिकल्पना करी, उसका जो साकार मूर्त आया तो उससे लोगों को। लेकिन समस्या यह है मैडम कि यहाँ पर जो मैं उज्जैन के आसपास ही रहता हूँ, उज्जैन के अंदर मेरा घर है, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर लोगों को जो रोजगार मिल रहा है वो जो है कंटिन्यूस नहीं है। अब यहाँ पर रोजगार क्या मिल रहा है? अस्थायी रोजगार, लोग ई रिक्शा चला रहे हैं, समय की कमी है। ठीक है, आपका जवाब ले लेते हैं आरोपों का। ठीक है, वंदना जी क्या कहेंगी अस्थायी रोजगार को लेकर?
बार बार प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अगर इन्होंने वादा किया था तो हमने बना के दिखाया है। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। और स्थायी रोजगार और अस्थायी रोजगार, आपने क्या घर से पैसे लगा लेके बनाया था क्या? घर से पैसे लेके आए थे भारतीय जनता पार्टी वाले? बोलने का मौका क्या बनाया आपने? बोलने का मौका क्या? आप बात ही ऐसी कर रहे हैं। लोग समर जी प्लीज बोलने का मौका दीजिए। आज महाकाल आप घर से पैसे लेके नहीं आए भारतीय जनता पार्टी, ये बताना चाह रहे हैं। समर जी कृपया बोलने का मौका दीजिए प्लीज। आज महाकाल लोग हमारे इंडिया के हॉटेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, आज आप देखिए उज्जैन का डेवलपमेंट देखिए। आज उज्जैन में सिर्फ हमने महाकाल लोक नहीं डेवलप किया है, आज आप देखिए वहाँ IT पार्क बना है हमने। जो चलिए ठीक है, आप जो परिकल्पना लेकर चल रहे हैं, जो विजन आपका है वंदना जी, हम भी यही सोच रखते हैं कि आने वाले समय में बदलाव देखने को मिलेंगे धरातल पर भी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। समर जी आपका भी बहुत धन्यवाद। कपिल जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में अलग अपनी एक पहचान रखता है, और पर्यटन के क्षेत्र में ही कैसे मध्य प्रदेश और ज्यादा विकसित हो सके, इसको लेकर बजट में कुछ खास प्रावधान किए गए, कुछ बड़ी घोषणा सरकार ने की है। दूसरी तरफ विपक्ष के अपने आरोप हैं। विपक्ष का यही कहना है कि लगातार सरकार कर्ज लेकर काम कर रही है, बजट में बड़ी घोषणाएं की गई हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये तमाम आरोप, ये तमाम बातें विपक्ष की तरफ से की जा रही हैं। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि विकसित मध्य प्रदेश की दिशा में जो सरकार आगे बढ़ रही है, इस बजट का कितना बड़ा बदलाव आने वाले समय में प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।